अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। द रेस्ट ऑफ द अर्थ, अगर मीनिंग की बात कर लें तो द रेस्ट ऑफ द अर्थ का मतलब है बहुत ज़्यादा दुखी इंसान या बहुत बदकिस्मत लोग धरती के। द रेस्ट ऑफ द अर्थ को 1961 फ्रांस में लिखा है फ्रांस फैनॉन ने। फ्रांस फैनॉन एक फ्रेंच वेस्ट इंडियन साइकेट्रिस्ट, फिलोसोफर और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंटी कॉलोनियल थिंकर ऑफ टाइम थे। फ्रांस फैनॉन का पूरा नाम था इब्राहिम फ्रांस फैनॉन और उन्हें उमर फैनॉन भी कहा जाता था। द रेस्ट ऑफ द अर्थ में फ्रांस फैनॉन ने बहुत ही क्लियर मैसेज दिया है कि जो स्ट्रगल है ताकत की उन स्टेट्स में जो कॉलोनाइज्ड है वो सॉल्व हो सकती है वायलेंट स्ट्रगल से। यानी जैसा ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कॉलोनी सेट की थी उसी तरह अफ्रीका में भी कॉलोनी सेट की थी वायलेंस का यूज़ करके। वायलेंस यानी फिज़िकल फोर्स से लोगों को तकलीफ़ पहुंचाकर, क्योंकि कॉलोनाइज स्टेट्स को बनाया और मेंटेन किया गया था वायलेंस का इस्तेमाल करके या वायलेंस की धमकी देके। और ये ज़रूरी है कि हम वायलेंस का यूज़ करें इन ताकतों के रिश्तों को वापस चेंज करने के लिए। फैनॉन कहते हैं कि डीकॉलोनाइजेशन एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है। द रेस्ट ऑफ द अर्थ की शुरुआत होती है फ्रांस फैनॉन की एक्सप्लेनेशन ऑफ वायलेंस से, जो कि कॉलोनियल हालात के दौरान होती है। फ्रांस फैनॉन कहते हैं कि डीकॉलोनाइजेशन एक जेंटलमैन का एग्रीमेंट नहीं है और वो बिना वायलेंस के अचीव नहीं किया जा सकता। डीकॉलोनाइजेशन एक एक्ट है कंट्री को कॉलोनाइजेशन से बचाने की, आज़ाद करने की, वो इंडिपेंडेंट ना रहे दूसरी कंट्री पर। डीकॉलोनाइजेशन के वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन उनमें से एक है इंडिया, जो कि इंडिपेंडेंट हो गई थी इंग्लैंड के ऊपर डिपेंड होने से और वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई। कॉलोनिस्ट वो लोग होते हैं जो एक कंट्री में आके सेटल करते हैं कॉलोनीज़ को। जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने सेट की थी कॉलोनीज़, ब्रिटिशर्स ने अफ्रीका में भी सेट की थी कॉलोनीज़, तो वो हुए वहाँ पर भी कॉलोनिस्ट। और दूसरे होते हैं कॉलोनाइज्ड, यानी जिन पर ये कॉलोनिस्ट लोग जुल्म करते हैं वायलेंस के साथ। जो कॉलोनिस्ट है वो फुल कंट्रोल करते हैं कॉलोनाइज्ड लोगों को वायलेंट बिहेवियर के साथ, मिलिट्री टैंक्स यूज़ करके, रिफल्स को यूज़ करके, बायोनेट्स को यूज़ करके कंट्रोल करते हैं कॉलोनाइज्ड लोगों को। अब जो कॉलोनियल वर्ल्ड है वो डिवाइडेड है मिलिट्री बैरक्स और पुलिस स्टेशंस में, और इस कॉलोनियल दुनिया में दो वर्ल्ड्स हैं। एक द कॉलोनिस्ट वर्ल्ड, जहां मॉडर्न कन्वेंसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ है, रिस्पेक्ट है, और दूसरा है द वर्ल्ड ऑफ कॉलोनाइज्ड, जहां बेइज्जती है, गरीबी है, फेमाइन है, इलिटरेसी है। फैनॉन कहते हैं कि ये जो कॉलोनियल वर्ल्ड है वो मेनिचियन वर्ल्ड है, यानी बहुत ज़्यादा पेनफुल और ईविल है, और जो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, रोशनी और अंधेरा। और जो ब्लैक कॉलोनाइज्ड लोग हैं उन्हें तो अंधेरा और बुराई का एग्जाम्पल समझा जाता है, और जो वाइट कॉलोनाइज्ड है उन्हें रोशनी समझी जाती है। अब ये जो कॉलोनियल वर्ल्ड है वो हमेशा कॉलोनाइज्ड लोगों को किनारे पर रखता है, और हमेशा वो इंतज़ार में होते हैं कि कब उन्हें मौका मिले अपना वायलेंस बताने का और वो जुल्म कर सके। लगातार हर तरफ एक एटमॉस्फेरिक वायलेंस फैला हुआ है कॉलोनियल सोसाइटी में, जहाँ कॉलोनाइज्ड ये जानते हैं कि उन्हें आज़ादी सिर्फ वायलेंट होकर ही मिल सकेगी। अब जो कोल्ड वॉर हुआ था सोशलिस्ट ईस्टर्न ब्लॉक एंड कैपिटलिस्ट के बीच, जिसमें सोशलिस्ट वेस्टर्न ब्लॉक थे सोवियत यूनियन एंड उनके एलाइज, एंड कैपिटलिस्ट थे यूएस और उनके एलाइज। ये सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट ने बहुत कोशिश की थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को मजबूर करने की उनके फेवर में डिसीजंस लेने के लिए। फैनॉन आर्ग्यू करते हैं कि नेशन को बिल्ड करना एक कैपिटलिस्ट वेंचर है, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो न्यूट्रल सोच रखती हैं पॉलिटिकली, इसलिए वो सपोर्ट नहीं करेंगी कैपिटलिस्ट वेस्ट को, जो कि कॉलोनियलिज्म के ज़रिए लोगों को एक्सप्लॉइट करके, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके इतने रिच हुए हैं। फैनॉन ये क्लेम करते हैं कि एक कंट्री के बहुत सारे लोग कंट्री के पॉलिटिकल पार्टीज़ के जैसा नहीं सोचती हैं,
फ्रांस फैनॉन कहते हैं कि ये जो नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सिर्फ 1% ऑफ द पॉपुलेशन है और बाकी लोग हैं वो गरीब किसान यानी पीजेंट्स जो रहते हैं रूरल एरियाज़ में और इन्हें बहुत कम इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में। फैनॉन ये भी आर्ग्यू करते हैं कि एक होता है अर्बन प्रोलेटरेट जो होते हैं वर्किंग क्लास के लोग जो गरीब और लोअर मिडिल क्लास के हैं और जो जॉब्स करते हैं। इनका लाइफस्टाइल वेस्टर्न है, इसलिए ये लोग ज़्यादातर इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि कैसे वो अपने हक़ को, अपने प्रिविलेजेस को कि कैसे प्रिजर्व करें बजाय इसके कि वो फ़ाइट करें आज़ादी के लिए कॉलोनियलिज्म से। फैनॉन कहते हैं कि ये वो ग्रुप के लोग हैं जिनका स्वाभाविक है कि वो फ़ाइट करें कॉलोनियल ऑपरेशन के ख़िलाफ़। फाइनली फैनॉन ये पॉइंट आउट करते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने इंडिपेंडेंस तो जीत ली मगर उन्हें अभी भी ऑप्रेस किया जाता है। अगर नए चेंजेस पर गवर्नमेंट या रिवोल्यूशनरीज ध्यान ना दे तो एक हाल ही में इंडिपेंडेंट या आज़ाद हुए नेशन के लिए नेशनल बूर्जवाजी लेते हैं पॉलिटिकल कंट्रोल गवर्नमेंट का और उन्हें पावर देते हैं। बूर्जवाजी वो लोग होते हैं जो कंट्रोल करते हैं मींस ऑफ प्रोडक्शन को एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर। ये लोग ज़्यादा अच्छे नहीं होते इकोनॉमी को रन करने या सारे प्रॉफिट्स खुद के लिए रखने में। अब जो ये पीजेंट्स या गरीब किसान जिन्होंने कॉलोनियल रूल के अंडर बहुत ज़्यादा सफ़र किया, उन्हें इस सिस्टम के अंदर भी स्ट्रगल एंड सफ़र करना ही पड़ता है। इसे सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप फॉर्म कहा जाता है जहाँ पर एक लीडर होता है जहाँ पर वो अपना सारा फेवर नेशनल बूर्जवाजी को देता है। अब इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए फ्रांस फैनॉन कहते हैं कि गवर्नमेंट को डिसेंट्रलाइज्ड हो जाना चाहिए और अर्बन एरियाज से हटकर इस गवर्नमेंट को गरीब किसानों को चलाना देना चाहिए क्योंकि उन्हें कोई शौक़ नहीं होता पावर या ताकत को अपने या अपने फैमिलीज़ तक रखने का। इंडिपेंडेंस के बाद जो कॉलोनाइज्ड इंटेलेक्चुअल्स थे वो पहचानने लगे और वैलिडेट करने लगे अपने कल्चर को। उन्होंने रेसिज्म के ऊपर आवाज़ उठाई कि लोग गलत सोचते हैं कि ब्लैक पीपल में कमी है इंटेलेक्ट और कल्चर की। अब ये जो कॉलोनाइज्ड इंटेलेक्चुअल्स है वो पीछे पलटकर हेरिटेज की तरफ देखते हैं ताकि वो अपनी खुद की एक नेशनल आइडेंटिटी बना सके। अब ये जो ब्लैक्स का कल्चर है इसमें बहुत कम सिमिलैरिटीज़ हैं क्योंकि हमेशा ब्लैक पीपल को वाइट पीपल के सोच के हिसाब से डिस्क्राइब किया जाता है, इसीलिए उन्हें कंबाइन करके एक ब्लैक्स कल्चरल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा सकती। कल्चर एक ऐसी चीज़ है जिसे अलग या आइसोलेट नहीं किया जा सकता कॉलोनियल वक्त से पहले क्योंकि कल्चर तो चेंज प्रोन है यानी उसमें चेंजेस आते ही रहेंगे क्योंकि ये रिज़ल्ट है नेशन की डेवलपमेंट का ड्यूरिंग इट्स स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। कॉलोनियलिज्म और उसके साथ जो भी वायलेंस आती है वो लीड करती है मेंटल इलनेस को। फैनॉन जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं उन्होंने बहुत केसेस को स्टडी किया है अल्जीरियंस के जिन्होंने कई डिसऑर्डर्स के साथ सफ़र किया है जो कि रिज़ल्ट था कॉलोनियलिज्म का। डिसऑर्डर्स जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड एनोरेक्सिया यानी कि ईटिंग डिसऑर्डर्स। और फैनॉन ये भी डिस्कस करते हैं कि कैसे यूरोपियंस अफेक्ट हुए थे अल्जीरियंस की सिचुएशन देखकर। कुछ लोगों को साइकोटिक ब्रेक्स होते थे यानी अबनॉर्मल बिहेवियर, कुछ सुसाइड करने की कोशिश करते थे और कुछ लोग होमिसाइडल हो गए थे यानी वो मर्डरस नेचर को डेवलप कर चुके थे उन एक्सपीरियंस की वजह से जो अल्जीरिया में कॉलोनियल टाइम्स में हुए थे। फैनॉन बिलीव करते हैं कि ये हुआ था एक्सेसिव टॉर्चर जैसे इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से यानी किसी को शॉक देकर मारना या तकलीफ़ देना जिसकी वजह से लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका था कि उन्हें कमांड्स मानने होंगे और इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट रहा था लोगों की मेंटल हेल्थ पर। अब जो टाइटल है फ्रांस फैनॉन की बुक का द रिच्ड ऑफ द अर्थ, उसका मतलब ये है कि हम सबको इम्पीरियलिज्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और एक नई दुनिया बनानी चाहिए जिसमें वायलेंस ना हो। द रिच्ड ऑफ द अर्थ बाय फ्रांस फैनॉन नेग्रोस के ऊपर एक स्टडी है, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में, रेसिज्म, कॉलोनियलिज्म जो दुनिया में आज है उसके बारे में है। फ्रांस फैनॉन की ये बुक एक हैंडबुक है
कैसे ब्लैक्स का रिवॉल्यूशन हुआ, उनका चेंज हुआ, और ये जो चेंज है वो दुनिया को किस तरह शेप कर रहा है। फ्रांस फैनॉन का जन्म मार्टिनीक में हुआ था। उन्होंने फ्रांस से मेडिसिन की पढ़ाई की और एक साइकेट्रिस्ट बन गए। जब फ्रेंच अल्जीरियन वॉर हुआ तो फैनॉन ने जाकर एक हॉस्पिटल में अल्जीरिया के सर्व किया एज अ डॉक्टर, एज अ साइकेट्रिस्ट। फ्रांस फैनॉन की मौत बहुत ही कम उम्र में हुई थी। उनका जन्म तो 1925 में हुआ था, लेकिन उनकी मौत 1961 में हो गई एट द एज ऑफ 36। फ्रांस फैनॉन का जो लिटरेरी वर्क है ब्लैक स्किन और वाइट मास्क 1952 के और द रेस्ट ऑफ द अर्थ 1961, ये अर्ली क्लासिक्स है ऑफ लेट एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर।